बैक एक मतलब फिर से सच सवेरा में आपको कहेंगे खुशामदीद। और अब हम डिस्कशन की जानिब नहीं जाएंगे। छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे हमारे साथ मौजूद हैं जो कि परफॉर्मेंस पेश करेंगे और हम जो है अब वेट नहीं कर पा रहे हैं और उनसे जल्दी से कहेंगे कि जल्दी से वो अपनी परफॉर्मेंस को स्टार्ट करें। प्यारी परफॉर्मेंस जो है वो पेश की है और हमने देखा कि यहाँ पे हमारे पास छोटे छोटे फौजी जवान भी थे, लॉयर भी थे, टीचर भी थे, डॉक्टर भी थे और पुलिसमैन भी थे जो कि मुस्तकबिल के मेहमान हैं। मुस्तकबिल के यही बच्चे, यही हमारा एसेट हैं जो कि आने वाले वक्त में हमारी सपोर्ट करेंगे। हमारी ये नस्ल हमारी जो है वो सपोर्टर्स बनेंगे अगर हमने इनको प्रॉपर गाइडलाइन प्रोवाइड की। एक एक हमने जो है वो 14 अगस्त को मनाने के हवाले से काटा और यौम आज़ादी की खुशी में हमने काटा, लेकिन एक और केक मेरे सामने पड़ा हुआ है और इसके हवाले से अब हम आपको बताएंगे कि ये किस अचीवमेंट के वजह से यहाँ पे है। सच सवेरा की 2000 एपिसोड्स कंप्लीट हो गई हैं माशाल्लाह, और ये अचीवमेंट है सच सवेरा की पूरी टीम के लिए और ये सेलिब्रेशन है हमारी पूरी टीम की और वो सब मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं जिनकी काबिल एफ़र्ट्स के ज़रिए जो है वो आज सच सवेरा 2000 एपिसोड्स कंप्लीट कर रहा है। आने वाले वक्त के लिए भी दुआ है कि अल्लाह ताला
और कामयाबी अता करे सच सवेरा को, और हम मज़ीद 2000 जो हमारी एपिसोड्स हों उनको सेलिब्रेट करें। वो तमाम लोग जो कि मिल के सच सवेरा को इस काबिल बनाते हैं कि हम यहाँ पे बैठ के बहुत इंजॉय करके देख रहे होते हैं, लेकिन उनके नाम तो हम शायद उस तरह से मेंशन नहीं करते, उनको देख नहीं पाते। उनकी एफ़र्ट हमें बताती है कि आज अगर हम 2000 एपिसोड्स इसकी सेलिब्रेट करें तो यकीनन वो काबिल लोग जितनी मेहनत करते हैं उनकी मेहनत को हम सलाम भी पेश करते हैं और उनकी तारीफ़ भी करते हैं। हमारे तमाम तर प्रोड्यूसर्स, टेक्निकल स्टाफ, हमारे ऑडियो इंजीनियर्स, हमारे सपोर्टिंग स्टाफ और हमारे कैमरामैन जो कि अच्छे अच्छे फ्रेम्स बनाते हैं और फिर हम जो है वो खूबसूरती के साथ आपको नज़र आते हैं टेलीविज़न स्क्रीन पर। तो इन तमाम जो है हमारे सपोर्टिंग स्टाफ के लिए भी दुआ है कि अल्लाह ताला इनको मज़ीद कामयाबियाँ दे और आने वाला वक्त सच सवेरा और सच टीवी की कामयाबी का ज़ामिन हो। तो जी केक काटते हैं, उसके बाद अपने गेस्ट से बात भी करेंगे और उनसे जानेंगे उनके तासुरात क्या हैं, वो किस तरह से आने वाले वक्त में देखते हैं कि हम तरक्की की जानिब बढ़ रहे हैं, पाकिस्तान तरक्की कर रहा है और हमने तरक्की में अपना किरदार भी अदा करना है। चलो जी, सच सवेरा की 2000 एपिसोड्स कंप्लीट हो गए। मुझे बहुत खुशी हो रही है ये बताते हुए कि 2000 एपिसोड्स कंप्लीट कर लिए हमने। इंशाल्लाह आने वाले वक्त में भी हम जो है मज़ीद 2000 एपिसोड्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अपने मेहमानों से भी हम गुजारिश करेंगे कि वो भी हमारी तमाम टीम के लिए जो है जितनी मेहनत करती है, इतने अच्छे अच्छे फ्रेम्स बनाते हैं, इतने अच्छे अच्छे टॉपिक सिलेक्ट करते हैं, वो तमाम लोग जो कि एफ़र्ट करते हैं। शायद हम तो उस तरह से एफ़र्ट नहीं करते या हमारी एफ़र्ट इतनी ज़्यादा नहीं होती, लेकिन उन लोगों की एफ़र्ट बहुत ज़्यादा होती है जो कि एक एक मिनट पे नज़र रखे होते हैं, एक एक मिनट पे उनकी नज़र होती है कि वो किस तरह से उसको प्रमोट कर रहे हैं, किस तरह से मुझे गाइड कर रहे होते हैं। और जिस तरह से हम जो है वो इसकी एफ़र्ट को यकीनन प्रमोट करते हैं, इसको ब्रॉडकास्ट करते हैं, तो फिर हमें एहसास होता है कि वाकई ये 2 घंटे जो हैं कितनी मेहनत के बाद एक प्रोडक्टिव वे में सामने आ रहे हैं और हम फिर जो ब्रॉडकास्ट करने के काबिल होते हैं। तो एक मतलब फिर से अपनी तमाम टीम के लिए दुआएं भी और उनके लिए अप्रिसिएशन भी, उनको भी हम मुबारकबाद पेश करते हैं जो कि हकीकी मायनों में मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। ज़फ़र साहब, अगर गुफ्तगू की जानिब बढ़ें तो एक दिल कर रहा है कि वो मंज़र याद करें जिस तरह से आपने इलाहाबाद के जलसे के हवाले से भी हमें बताया था। तो उस वक्त जो इर्द गिर्द के लोग थे उनका जोश और जज्बा, उसके हवाले से कुछ कहना चाहेंगे, कुछ शेयर करना चाहेंगे? असल में ऐसा है कि जहाँ हम रहिए तो खुशकिस्मत थे लोग जो कि पाकिस्तान में थे कि इनके इर्द गिर्द सब मुसलमान थे ज़्यादातर। हम जहाँ रह रहे थे, जो इलाहाबाद था वो नेहरू का जो है वो सेंटर था एक्चुअली। इट इज़ नेहरू सिटी, जिस तरह से कि आपके ये मुख्तलिफ जगहें मुख्तलिफ लीडर्स की होती हैं, तो वहाँ पे मुसलमानों का उभर के आना और इस तरह से बातें करना वो एक बड़ी अहमियत का हामिल था। और इसी वजह से जो वहाँ पे उन्होंने जलसा वगैरह किया, मेरा ख्याल ये है कि वो उसको उनके इन्फ्लुएंस को ख़त्म करना चाहते थे कि भाई नेहरू तुम्हारा नहीं, हमारा भी यहाँ पे कुछ हिस्सा है। सही। तो खैर वो तो वहाँ पे जो भी कुछ हुआ, लेकिन उसके बाद फिर जो है आज़ादी मिली तो हम तो वहीं पे थे, तो हमें ये पता था कि वो जो इंडियंस थे वो अपने खूब जश्न जोश मचा रहे थे। उसके बरक्स था वो हमारे यहाँ पाकिस्तान में वही जोश व जल्वा ज़ाहिर हो रहा था आज़ादी का। तो उसके बाद ये है कि अभी जिस तरह से मैं सुन रहा था आपके जो मुख्तलिफ हमारे जो माहिरीन बैठे हैं यहाँ पे और थे, वो हमारी मुख्तलिफ चीज़ों का डिस्कस कर रहे थे कि किस तरह से हम आगे बढ़ें, पीछे हटें। असल में हमारी जो इब्तिदा है उस वक्त से जो जज्बा कुर्बानी है वो मौजूद है और वो इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन उसको हम इस्तेमाल करवा नहीं रहे हैं। अब उसमें किसकी गलती है किसकी नहीं है, I don't want to go into that, but the problem is कि अब ये छोटे छोटे बच्चे आए हैं, बाहर मैं देख रहा हूँ वो लोग नारे लगा रहे हैं, सब कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि उनका जज्बा तो मौजूद है, लेकिन उस जज्बे को हम इस्तेमाल कैसे करें प्रैक्टिकल लाइफ में। अच्छा, अब वहाँ पे मतलब जब पाकिस्तान बना है तो वी स्टार्टेड फ्रॉम स्क्रैच। अब मतलब देयर वाज नो फैक्ट्री, देयर वाज नथिंग प्रैक्टिकली इन पाकिस्तान।
सही। लेकिन लोग जो थे उनमें जज्बा था। और जब लाहौर में मेरे वालिद साहब स्टेशन मास्टर थे तो वी केम वाया बॉम्बे, क्योंकि ये इधर दिल्ली और ईस्ट पंजाब जो था उसमें बहुत कत्ल गारत हो रहा था। तो आसान रास्ता तो हमारा ये था कि उधर से आ जाते। बिल्कुल। बट दैट वाज सो डेंजरस एक्चुअली कि वहाँ पे रोज़ कत्ल गारत खून खराबे हो रहे थे कि वी डिसाइडेड कि वी गो वाया द लॉन्गर रूट। और वो हम फिर वहाँ से इलाहाबाद से जो है बॉम्बे गए। बॉम्बे में गए तो वहाँ पे उस वक़्त हालात अच्छे थे, सही। अभी इतने कोई गड़बड़ नहीं थी। तो मुस्लिम लीग के जो कारकुन थे उन लोगों ने हम लोगों को सबको रिसीव किया। सही। और वहाँ पे जो बॉम्बे है वो एक बहुत बड़ा वहाँ का स्टेशन है एक्चुअली। तो प्लेटफॉर्म पे हम लोग कुछ अरसा गुजारा। सही। वहाँ पे हम लोग खाना भी देते थे, सब कुछ करते थे। अच्छा, ये कितना एक अरसा था? ये दिस इज फॉर कपल ऑफ डेज एक्चुअली, ठीक। until we were able to get our seat reserved in a ship। अच्छा बात देखें, मैं इस उम्र में हूँ, 80 प्लस हूँ माशाल्लाह, लेकिन मुझे उस जहाज़ का नाम जहन में आ गया। अच्छा। उसका नाम था शिराला। क्या बात है। अच्छा, तो उसकी जब हमें बुकिंग मिल गई तो फिर स्टेशन से दे मूव्ड अस टू ए अपार्टमेंट। तो फिर कुछ दिन हम उस अपार्टमेंट में रहे और उस अपार्टमेंट के दौरान में फिर थोड़ा बहुत बॉम्बे का घूमने फिरने का भी मौका मिला। सही। तो उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट जगह नज़र आई वही गेट वे ऑफ इंडिया। ठीक। अच्छा, और उसकी अहमियत मुझे बाद में उजागर हुई कि जिस कंपनी में मैं यहाँ पे स्टार्ट किया मैंने, कंस्ट्रक्शन की कंपनी गैमन पाकिस्तान लिमिटेड, उसके जो ओनर थे उस वक्त प्री पार्टीशन मिस्टर गैमन थे। तो वो उनकी बनाई हुई वो पहली यादगारी बिल्डिंग है। अच्छा। ही हैज़ डन लॉट ऑफ वर्क हियर। तो वो उस लिहाज से मैं कहूँ वो भाई हमारे गैमन साहब ने ये जो थी वो बनाई थी बिल्डिंग। बाहर किस्सा मुख्तसर ये कि जब लाहौर कैंट में हम लोग आए, वहाँ हमारे वालिद साहब, वहाँ से फिर हम कराची आए। जब कराची आए तो रास्ते में जो है हमें बकरीद का चांद नज़र आया। उसके ऊपर बहुत शोर शराबा और अच्छा। लोगों ने जो है जश्न मनाई दी कि चांद नज़र आ गया। सही। और फिर जो बकरीद है वो हम लोगों ने आके कराची में करी। पहली बकरीद जो है वो कराची में थी। सही। और वो भी लोगों ने जो है कराची जो था वो बजाते खुद वो नहीं था जो अब नज़र आता है। वो तो कुछ छोटे मोटे कुछ क्वार्टर बने हुए थे, कुछ पुराने इलाके थे। डेवलपमेंट हो गई। अब तो कोई नक्शा ही नहीं है। अब तो किसी को आप ला के दिखाएं तो कहेगा भाई ये कराची नहीं है, ये कोई और जगह है। यही हाल सब जगहों का है। तो वहाँ फिर हम कराची में गए, सब लोगों ने बहुत वेलकम किया। कुछ हमारे वहाँ पे अजीज पहले से आए हुए थे, उनके यहाँ हम लोगों ने चंद दिन गुजारे। मेरे वालिद साहब जो है यहाँ लाहौर आए कि उनकी पोस्टिंग कहाँ होती है, तो ही वाज पोस्टेड इन लाहौर कैंट। तो जब लाहौर कैंट में हम पहुँचे हैं तो बस उसका हाल आई कैन नॉट टेल। वहाँ से बेचारे मुसलमान, उनकी लाशें ट्रेनों में भरी हुई आ रही थी। उधर से जो काफिले आ रहे थे पैदल लोग जो ईस्ट पाकिस्तान सॉरी ईस्ट पंजाब से इधर आ रहे थे, ना उनके पास बेचारों के पास कपड़े थे, ना कुछ भी नहीं था। दे आर प्रैक्टिकली नथिंग। ये वो कुर्बानियाँ हैं जो आज हमें याद करनी है और अपनी नौजवान नस्ल को बतानी है कि किस तरह से हमारे बुज़ुर्गों ने ये कुर्बानियाँ पेश करके, अपनी जानों के इवन नज़राने पेश करके हमें ये वतन दिया ताकि हम इसकी तरक्की में किरदार अदा करें। अपने तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करेंगे, इनसे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला, बहुत कुछ जानने का मौका मिला और उन्हीं से गुजारिश करेंगे कोई मैसेज हमारे नाज़रीन को देना चाहें। राहिला, आपसे स्टार्ट लेना चाहूँगी। जी बेशक, जैसे अभी सर ने भी कहा कि ये वो असल कुर्बानी है जो हमें अपनी जो नौजवान नस्ल है और अपनी जो आने वाली नस्ल है उसको ये बतानी चाहिए कि जो पाकिस्तान है ये हमने वैसे ही प्लेट में लेके हासिल नहीं किया, इसके लिए हमने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं। तो अपने मुल्क से प्यार करें, अपने मुल्क का ख्याल रखें और एक दूसरे का भी ख्याल रखें, क्योंकि जब हम एज अ मुआशरा एक दूसरे का ख्याल रखेंगे तो तभी हम तरक्की कर सकेंगे। डेफिनेटली। ज़फ़र साहब, आपका पैगाम? जी, मेरा पैगाम जो है वो बहुत सिंपल है। वो ये कि अल्लाह ताला ने जिस पोजीशन पे हमें ला के खड़ा किया हुआ है कि हम अब एक न्यूक्लियर पावर हैं, अगर हम उस स्क्रैच से यहाँ तक पहुँच सकते हैं अच्छी स्पिरिट के साथ, बिल्कुल, तो वी हैव ए प्लेटफॉर्म। तो हमारे लिए तो कोई इम्तिहान नहीं है। वो कहते हैं ना, सितारों से आगे जहाँ और भी हैं। और इसके अलावा अगर आप मुझे इजाज़त दें जी, तो
तो ये अभी कोरोना वरोना के हवाले से जी एक जुमले में जी एक जुमले में तो मैं क्या कहूँगा, वो मैंने कुछ लिखा था कश्मीर और इसके हवाले से, अच्छा। कोरोना के हवाले से, लेकिन अगर आपका वक्त नहीं है तो फिर तो मुश्किल है। मुख्तसरन अच्छा, उसमें से जो चीज़ मैं आपसे कहना चाहता था, फॉर एग्ज़ाम्पल कि ये दुनिया जो है खामोश बैठी हुई है, दुनिया में ये मैंने कभी शायरी नहीं करी है। दिस इज माई फर्स्ट थिंग व्हिच आई हैव रिटन। इसमें लिखा है, ये आहो बका और बच्चों का बिलक्कर रोना, मजलूम मुसलमानों का दुनिया से ये कहना, आलमी ताकत हो बंद आँखों को करोना, आलम इस्लाम तुम भी तो उठो ना, अक़वाम मुत्तहिदा कुछ तुम भी तो करो ना, बेबसी तर्क करो हमारी मदद करो ना, अरसे से मुक़य्यद है रहा हमको करोना। क्या बात है सर, आई विश कि हम इसको मज़ीद भी आपसे सुन पाते। डॉक्टर साहब आप भी मुख्तसरन अपना पैगाम दे दीजिए। हाँ, मुझे इकबाल का ये नज़्म सुन के शेर याद आया, हो सदाकत के लिए जिस दिल में मरने की तड़प, पहले अपने पैकरे खाकी में जान पैदा कर। क्या बात है, हमें अपने पैकरे खाकी में जान पैदा करनी है। मैं अपने कौम के मुस्तकबिल से बिल्कुल मायूस नहीं हूँ। तेज़ी से मैं सच सवेरा के जो 2000 प्रोग्राम मुकम्मल हुए हैं, जो कुछ नज़र आ रहा है इन लोगों को और जो नज़र नहीं आते हैं और खड़े होकर काम करते हैं, उन सबको मुबारकबाद देता हूँ। मैं इसका हिस्सा रहा हूँ और ये कामयाबी मुझे अपनी ज़ाती कामयाबी महसूस होती है। बिल्कुल सर, बहुत शुक्रिया। आप सबका एक मरतबा फिर से शुक्रिया अदा करेंगे और उम्मीद करते हैं कि आपको भी नाज़रीन आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। यौम आज़ादी का जोश और जज्बा सर चढ़ कर बोल रहा है और इस जज्बे को, इस जश्न को आप भी मनाइए और दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क को शाद रखे, आबाद रखे और हमारी पहचान को बरकरार रखे। आमीन। इसी दुआ के साथ आपसे चाहेंगे इजाज़त। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद। सब सवेरा में आपको कहेंगे एक मरतबा फिर से खुश आमदीद। यौम आज़ादी का जश्न हम सब मिलकर मना रहे हैं और इस जश्न को मनाने के साथ साथ अपने प्यारों की कुर्बानियों को याद कर रहे हैं। तारीख़ के झरोकों से भी कुछ वाक़यात और कुछ ऐसे अक़वाल शामिल कर रहे हैं कि जिनके ज़रिए हम अपनी नौजवान नस्ल को गाइड कर सकते हैं, उन्हें बता सकते हैं कि कितनी कुर्बानियों, कितनी मुश्किलात के बाद हमने ये प्यारा वतन हासिल किया है और इसमें हम आज़ादी के साथ ज़िंदगी तो बसर कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ कहीं ना कहीं हमने किरदार अदा करने के हवाले से बात करनी, अपने नौजवानों को गाइड करने के हवाले से बात करनी, उनकी तरबियत पर गौर करना है और अपने बच्चों को सिखाना है कि वो किस तरह से वतन से मोहब्बत का इजहार कर सकते हैं और इस वतन के लिए कोई ना कोई किरदार अदा कर सकते हैं। स्टूडियोज़ में जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं उनका तारुफ कराते हैं, गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। जी डॉक्टर शाहिद इकबाल कामरान साहब हमारे साथ ही हैं और उनसे भी हम मज़ीद गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। दो और मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनका तारुफ कराते हैं। मोहम्मद ज़फ़रुल्लाह खान साहब हैं, IT एक्सपर्ट हैं और आप मेंबर तहरीक आज़ादी भी हैं, खुशामदीद कहते हैं। आज एक और मेहमान भी हमारे साथ मौजूद हैं, राहिला अशफाक, आप सब उनको जानते हैं, माहिर तालीम है, प्रिंसिपल हैं अलाइड स्कूल सिस्टम की। आपको भी वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया राहिला आपकी तशरीफ़ आवरी का। डॉक्टर साहब, वो जो बात हमारी रहती थी नौजवानों को गाइड करने के हवाले से, उसमें मैं एक पहलू की जानिब और इशारा करना चाह रही हूँ कि आप उसमें भी कुछ फरमा दीजिए कि जब हम कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की बात करते हैं, जब हम अल्लामा इकबाल से मोहब्बत के इजहार की बात करते हैं, तो सिर्फ मोहब्बत या सिर्फ एक ऐसे तक महदूद नहीं रहनी चाहिए हमारा इजहार, बल्कि हमने ये देखना है कि वो चाहते क्या थे नौजवानों से। देखिए, ये बड़ी रेलिवेंट बात की आपने कि हमें इन दो बड़ी शख्सियात या हमारी जो तारीख़ पाकिस्तान की, तहरीक पाकिस्तान की बड़ी आमिल शख्सियात हैं जिनका किरदार है, वो तो हम जिक्र करते हैं उनके तारीख़ी किरदार का, उन वाक़यात का या उनकी कंट्रीब्यूशन, उसकी हिस्सेदारी का, जो रोल मॉडल के तौर पे उनको पेंट करना है। मैं अपने नौजवानों को जिस चीज़ की तरफ मतवज्जो ख़ास तौर पे करना चाहूँगा कि लीडरशिप का वो तसव्वुर
जो मोहम्मद अली जिन्ना ने, जो अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने, यानी मैं अभी आपको ये बताऊं कि सियासियात में शायद ये वाहिद किरदार है हमारी पाकिस्तान बर्रे सगीर की और पाकिस्तान की सियासत का, एक ऐसा किरदार है जिसने ये तस्वुर पेश किया कि पॉलिटिशियन, सियासतदान, यानी ये वो शख्स जो कौम की रहबरी, रहनुमाई और क़यादत करने के लिए अपने आप को पेश करता है, इक़्तिदार में आता है, हुकूमत कायम करता है, एक मुल्क हासिल करता है, तो वो किरदार देने वाला होना चाहिए, लेने वाला नहीं होना चाहिए। जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना सब कॉन्टिनेंट के दौलतमंद तरीन बैरिस्टर थे। यानी आप देखिए कि वो इस कदर दौलतमंद थे, आज़ाद पेशा था कि अंग्रेज़, सब कॉन्टिनेंट महकूम मुल्क था, अंग्रेज़ जो हाकिम कौम थी वो जिन्ना का फैशन फॉलो करते थे, मतलब इतने खुश लिबास थे। और ये ऐसी बात नहीं है कि जिन्ना की तबीयत में सादगी नहीं थी, लेकिन वो एक गुलाम कौम के फर्द थे, तो लिहाजा वो हर उस तासुर को मिटाना चाहते थे जो उनकी खुददारी, उनकी खुदी और उनकी शख्सी इनफरादियत को कमज़ोर करने वाला हो। तो वो जो उनका वो किरदार था दौलतमंद जिन्ना, जब पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल बनते हैं तो उन्होंने रियासत से कुछ लिया नहीं, यानी जब उनकी वफात हुई तो उनके जितने असासे थे वो उन्होंने डोनेट कर दिए तालीमी इदारों को। सिंध मदरसातुल इस्लाम है, इस्लामिया कॉलेज पेशावर है, बम्बे के बहुत सारे तालीमी इदारे हैं, वो इस कौम को सिर्फ दे के गए, लेके नहीं गए। अब आइए, मैं नाम नहीं लूंगा किसी भी सियासतदान का, लेकिन इस वक्त हमारे नौजवानों के सामने जो पॉलिटिशियंस हैं वो सारे के सारे लेने वाले हैं, उनमें देने वाला कोई नहीं। तो किरदार में जो ईमानदारी है, जब खिताब मिला अल्लामा मोहम्मद इकबाल को, सर का खिताब मिला, तो उनके बारे में कहा जाता था कि ये हिंदुस्तान का गरीब तरीन नाइट है, यानी कोई माली मानिफियत उनको हासिल नहीं थी। अपने मुंशी से कह रखा था अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने, वकील थे पेशा, आज़ाद पेशा था, कि 500 रुपए से ज़्यादा का बिजनेस केसेस नहीं लेने, क्योंकि मेरा महीना 500 रुपए में आराम से गुजर जाता है। तो और ये वो शख्स है जिसकी किताबें उस दौर में, हुमा मैं आपको बताऊं कि 24,000 की तादाद में छपती थी। यानी जो पढ़ने लिखने वाले लोग हैं वो जानते हैं कि आजकल 500 की तादाद में किताब छप जब 50 साल बिकती नहीं है। उस जमाने में चूंकि मार्केट बहुत बड़ी थी, इकबाल को पढ़ा जाता था। तो ये रोल मॉडल है हमारे नौजवानों के लिए कि आपके आइडियल्स ये लोग हैं जिन्होंने सोसाइटी को, अपनी कौम को दिया। मैं उनका आज अगर जिक्र करता हूँ या दिल से उनका एहतराम करता हूँ, तो उसकी वजह ये है कि मैं कन्विंस हूँ कि वो इज्जत के काबिल लोग थे। बेशक बेशक, बहुत खूबसूरत बात। जफर साहब, आप क्या कहना चाहेंगे आज के दिन की मुनासिबत से? सबसे जो है वो यौम पाकिस्तान की आज़ादी की मुबारकबाद देना चाहता हूँ। बहुत शुक्रिया। और अल्लाह ताला से हमारी मेरी दुआ है जी कि वो इसको इसी तरह से फलता फूलता रखे, और हमारी आने वाली नस्लें जो हैं वो इस पाकिस्तान को उस शक्ल में देखें जी जो कि जब पाकिस्तान बना है उस वक्त जो मैंने देखा था। बिल्कुल, वो एक्सपीरियंस हम आपसे जरूर जानेंगे जफर साहब, जरूर आपसे जानेंगे। हम राहिला से थोड़ी सी बात करना चाह रहे हैं। राहिला, आप आज के दिन के हवाले से क्या कहेंगी, फिर इन डिटेल हम जफर साहब से जानेंगे। देखिए, आज़ादी का दिन है आज सबको। पहले तो मेरी तरफ से आज़ादी मुबारक बहुत बहुत, और ख़ुशी का दिन है। आज़ादी के अगर हम नाम लेते हैं तो आज़ादी सिर्फ ये नहीं है कि हमारा मुल्क आज़ाद हो गया, बल्कि आज़ादी का मतलब ये है एक ऐसी जगह जहाँ आप अपने मज़हब, अपनी तरबियत, अपनी रवायात के अकॉर्डिंगली एक आज़ादाना तौर पर ज़िंदगी गुजार सकें। और एज बीइंग एन एजुकेशनिस्ट, आपने थोड़ा सा मेरे तारुफ में करवा दिया था, मैं डायरेक्टर द स्मार्ट स्कूल हूँ। स्कूल का थोड़ा सा आपने नाम वो कर दिया था। तो एज बीइंग एजुकेशनिस्ट, छोटे बच्चे हैं मेरे, तो शोल्डर्स पे ज़्यादा जिम्मेदारी है, क्योंकि यही कौम के मामार हैं। इन्होंने ही आगे जो है वो नौजवान नस्ल जो है, इन्होंने ही आगे जाके मुल्क की जो है वो भागदौड़ संभालनी है। तो हमें चाहिए कि छोटे बच्चे जो हैं इन्हीं में ही हम ये चीज़ जो है वो इन्फ्यूज़ करें कि पहले तो आज़ादी का मतलब क्या है, और आज़ादाना तौर पर ज़िंदगी गुजारने के लिए आपको चाहिए कि आप उस चीज़ को एक महज़ब तरीके से गुजारें, बजाय इसके कि आप आज़ाद हैं तो बस जी आप
आप पे चेक एंड बैलेंस ना हो। इसी चीज़ से मैं आपको बताऊंगी कि अभी 14 अगस्त है, आप कल से देखिएगा जो झंडियाँ हैं वो मुझे बड़ी हैरत होती है, वो रोड्स पे पड़ी होंगी। तो ये चीज़ भी हमें जो है एज बीइंग एन एजुकेशनिस्ट, एज बीइंग द एल्डर्स, हमारा काम है हम अपने छोटों को सिखाएं कि ये चीज़ आज़ादी है, हम अपने मुल्क की सेलिब्रेशन कर रहे हैं, लेकिन फिर हमें उस परचम का भी एहतराम करना है और हमें उसका जो है उसको मतलब आज़ादी है 14 अगस्त गुजर गई तो उन चीज़ों को हमें ज़रा संभाल के रख देना चाहिए, किसी ऊपर जगह पे रख दें, बजाय इसके कि जो रोड्स पे जो है उसकी बेहुरमती हो रही है। बिल्कुल, ये जज्बा जो है वो घर से स्टार्ट होता है, स्कूल से स्टार्ट होता है। जैसे छोटे बच्चों की आप बात करें तो छोटे बच्चों को आज़ादी का मतलब समझाना और इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करना कि क्यों ये वतन हासिल किया, किस तरह से किया, कितना मुश्किल है, ये कितना आसान रहेगा। बेशक आप सही कह रही हैं, लेकिन छोटे बच्चे हैं, देखें मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि जो छोटे बच्चे वो गीली मिट्टी की तरह होते हैं, आप उनको जिस सांचे में ढालेंगे वो उसी सांचे में ढल जाएंगे। तो बच्चे तो होते ही प्यार के, और पहली चीज़ तो इनको ये चीज़ समझाने की ज़रूरत है कि आज़ादी है क्या, जहाँ पे आप आराम से अपनी मर्ज़ी से घूम फिर सकें, आप पार्क्स में जा सकें, आप वहाँ पे इंजॉय कर सकें, अपने पेरेंट्स के साथ आप घूम फिर सकें, बजाय इसके कि आप में डर खौफ ना हो कि हमें जी बाहर जाने की इजाज़त नहीं है, हमें जी हम पे ज़्यादा चेक इन बैलेंस रखा जा रहा है, टेरिटोरियल कोई इश्यूज़ नहीं है। तो ये चीज़ें जो हैं ये बच्चों में बूस्ट करने की ज़रूरत बिल्कुल है। बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, जैसे कि अभी राहिरा से हम छोटे बच्चों की बात करते हैं तो थोड़ा ज़रा नौजवानों को मज़ीद डिस्कस कर लेते हैं। अब जो नौजवानों की बात आती है तो पहले हमने बुक रीडिंग की बात की, आपने भी किताब के हवाले से बात की। आजकल सोशल मीडिया का दौर है, टेक्नोलॉजी का दौर है, सोशल मीडिया पर सिर्फ एक पोस्ट कर देना और किसी भी शेर को बगैर तहकीक के ये लगा देना कि ये इकबाल का शेर है और जस्ट पोस्ट करके हमें लगता है कि हमारे बच्चों ने और हमारे नौजवानों ने इंडिपेंडेंस डे का हक अदा कर दिया। इस कॉन्सेप्ट को क्या करें? मैं इसको जिस कैफियत की तरफ आपने इशारा किया, मैं इसको तिलिस्मी आईने की दुनिया कहता हूँ, जो हम सब के हाथ में है। पहले हमारी असातीरी कहानियों में ये तिलिस्मी आईना सिर्फ बड़े जादूगर के पास होता था, अब हर शख्स के पास है। मैं हमारी डायरेक्टर साहबा ने जो बात की, अल्लामा इकबाल ने 1902 में एक मजमून लिखा था बच्चों की तालीम और तरबियत। उसमें उन्होंने एक बड़ी दिलकश बात की थी कि तेज़ तरीन कौमी तरक्की के लिए सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट प्राइमरी तालीम में की जानी चाहिए, नन्हे बच्चों में की जानी चाहिए। तो इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये जो सतह है बच्चों की, जो नन्हे बच्चे हैं, इनकी तालीम और तरबियत कितनी ज़रूरी है, एक बात। दूसरी बात उन्होंने ये पेश की थी कि सादा तालीम की बजाय फ़नी और वोकेशनल एजुकेशन बच्चों को दी जानी चाहिए। अब आइए इसकी तरफ, हमें इसको कंट्रोल करना है। देखिए, मैं साइंस टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा मद्दाह हूँ, लेकिन मैं साथ में ये भी गुजारिश करता हूँ कि जो चीज़ें हमने बनाई नहीं हैं, चलें कोई बात नहीं, क्योंकि इल्म का ना कोई मज़हब है, इल्म का ना कोई वतन है, इल्म की ना कोई ज़ुबान है, लेकिन इल्म इंसानियत की मलकियत है। लेकिन जो इल्म हमने तख्लीक या तश्कील नहीं दिया, उसके इस्तेमाल का ढंग हमें आना चाहिए। अब एक घर में, एक छोटे से घर में अफराद खाना माँ और बाप के साथ एक महफिल में बैठ के सारे दिन का एक्सपीरियंस शेयर नहीं करते। एक घर में कम्युनिकेशन मैसेजिंग से हो रही होती है, एक घर में बैठ के वीडियो शेयर की जा रही होती हैं। हर आदमी का जो हल्का अहबाब है, पहले आपको पता है घरों में बैठक औताक ये होता था, ड्राइंग, हाँ, अब वो नहीं है। अब हर आदमी की, एक घर में 5 लोग रहते हैं, 5 की महफिल जुदा है। उस महफिल के अराकीन मुमकिन है दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में हो। तो हमें फोकस करना है कि कंप्यूटर और IT और स्मार्टफोन तफरी के लिए नहीं है, नॉलेज के लिए है। अब आपने जो बुनियादी सवाल किया था, ये सिर्फ अल्लामा मोहम्मद इकबाल के साथ नहीं है कि मैं जो उल फूल मेरे ज़हन में आए वो इकबाल के नाम से मैं पेश कर दूं। हर बड़े शायर का बग़ैर तस्दीक के इस वक्त जो सबसे ज़्यादा अहम बात है कि सोशल मीडिया पर आने वाला मटीरियल जो है उसकी तस्दीक इल्मी ज़राए से कर ली जाए। और ये ज़ाहिर बच्चों का काम नहीं, मेरा तो सारा दिन इसमें गुजरता है ये ऐलान करते हुए ये शेर इकबाल का नहीं है, ये पोस्ट ब्लॉग की नहीं है, लोग मंसूब कर देते हैं गैर मुहताज तरीके से। इससे एहतियात करना बहुत ज़रूरी है और उसका एक ही हल है और साथ ही वेरिफिकेशन भी बहुत ज़रूरी है। ज़फ़र साहब, आप अपना पर्सनल एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करना चाह रहे थे, फरमाइएगा। जी, मैं आपसे कहना चाहता था कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं जो हूँ बज़ाते खुद तहरीक पाकिस्तान का हिस्सा रहा हूँ,
और जैसे कि पहले की एक बार मैं कहता रहता हूँ अक्सर व बेशतर कि मैं उन चंद खिज़ां के पत्तों में से हूँ जो कि जब गिर गए तो फिर दोबारा वापस नहीं आएंगे। इसलिए जो हमारी जैसे कि मसल मशहूर है, शुनीदा के बवल मानविंदे दीदा, कि जो चीज़ आपने देखी हुई है वो सुनी हुई के बराबर नहीं होती। बिल्कुल ऐसे ही है। आजकल जो हम लोगों के पास नॉलेज पहुंच रहा है वो पहुंच रहा है जो किसी ने लिख दिया है। अब हर शख्स जो है वो अपने नज़रिए से चीज़ें लिखता है। सही। मैंने ऐसे ऐसे देखे हैं वाक़यात जिसमें कि एक शख्स को एक ने जो है वो नाउज़ुबिल्लाह नेक्स्ट टू गॉड बना दिया है, और उसी शख्स को दूसरे शख्स ने अपनी किताब में जो है वो नेक्स्ट टू शैतान बना दिया है। तो इसमें यह है कि हमें अपनी जो ज़हनी सलाहियत है उसको इस्तेमाल करके देखना है कि भाई वो सही चीज़ क्या है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जैसे मैंने आपसे कहा कि तहरीक पाकिस्तान का मैं इस हवाले से हिस्सा हूँ कि मैंने अपनी नाना की उंगली पकड़कर इलाहाबाद में एक जलसे में अटेंड किया है। सही। और गालबन उस जगह का नाम जो था खुसरू बाग था जहाँ पे वो जलसा हुआ था। अब ये तो मुझे इल्म नहीं कि भाई क्या उसमें तकरीरें हुई थी, लेकिन मुझे ये ज़रूर याद है कि मैं अपनी नाना की उंगली पकड़ के वहाँ पर गया था, और ये मेरे ख्याल में कोई सन 45-46 की बात है। सही। अच्छा, उस वक्त ये था कि पाकिस्तान की तहरीक जो थी वो ज़ोरों पे थी, और हम छोटे छोटे बच्चे जो थे वो स्कूलों से अपनी क्लासों से निकलते थे। सही। अच्छा, जहाँ का जिक्र कर रहा हूँ वहाँ पे वो एक्चुअली एक किस्म का मदरसा था, तो सब मुसलमान ही बच्चे थे वो। तो अपनी सड़कों पे निकल के नारे लगाते थे कि लेके रहेंगे पाकिस्तान, सही। बन के रहेगा पाकिस्तान, जान की बाजी देंगे, वाह। पाकिस्तान बनाएंगे। क्या बात। और इस किस्म के नारे जो थे वो हम लोगों के दिलों में बैठे हुए थे। और जो हमारे लिए दौलत, इज्जत किसी चीज़ की अहमियत नहीं थी। सही। जो अहमियत थी वो ये थी कि हमें आज़ादी मिलनी चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह वो आज़ादी का दिन भी हमने देखा। जब हम पाकिस्तान आज़ाद हुआ, एक चीज़ जो कि अमूमन उजागर नहीं होती लोगों के, कि अल्हम्दुलिल्लाह हम इंडिया से एक कदम आगे हैं। किस हवाले से? हम उनसे पहले आज़ाद हुए हैं। हम जो है 14 अगस्त को आज़ाद हुए हैं, वो 15 अगस्त को आज़ाद हुए हैं। तो हमने इस मामले में उन पर सबकत ले ली जो अल्लाह ताला ने हमें दे दी। क्या बात है। ज़फ़र साहब मज़ीद भी आपसे गुफ्तगू करेंगे। नाज़रीन, कुछ बच्चे हमारे साथ मौजूद हैं और वो अभी परफॉर्मेंस पेश करें, उसके बाद ब्रेक भी लेंगे, लेकिन ब्रेक से पहले ये नन्हे बच्चों की जो परफॉर्मेंस है वो आपको दिखाते हैं। तो बच्चों जल्दी से आ जाओ सेट पे और अपनी परफॉर्मेंस पेश करो।
वेल्डन जी, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस पेश की हमारे बच्चों ने, और जिस तरह से वो जज्बा जुनून की बात कर रहे थे और जिस तरह से वो अपने वतन से मोहब्बत का इजहार कर रहे थे, ये इजहार देख के यकीनन हर दिल खुश होता है। तो राहिला, आपको कितनी खुशी महसूस होती है कि जब बच्चे परफॉर्म कर रहे होते हैं, जब बच्चे जो हैं वो बता रहे होते हैं कि हमें अपने वतन से कितना प्यार है, हम इसकी खातिर जो है अपनी जानों के नजराने पेश करने से भी कभी नहीं चूकेंगे और हमने इसकी तरक्की के लिए, इसके लिए कोई ना कोई किरदार अदा करना है। बहुत खुशी होती है, इसलिए कि यही हमारी आने वाली नस्ल है, इसी ने ही आगे मुल्क की भागदौड़ संभालनी है। और अभी जैसे मैं इन बच्चों को कल जब प्रिपेयर करवा रही थी तो ये मुझे जब मैंने इनको कहा कि इस तरह आपने 14 अगस्त के लिए प्रिपरेशन करनी है, तो बहुत एक्साइटेडली, क्योंकि आजकल तो वैसे तो स्कूल्स ऑफ हैं, लेकिन इन्होंने बिल्कुल कहा कि हम फ़ौरन आएंगे, हम प्रिपेयर करेंगे। तो ये चीज़ें, इनका इंटरेस्ट जो है ये मुल्क कौम से जो है इनकी मोहब्बत शो करता है। और जहाँ तक बात है 14 अगस्त की, तो जो मुल्क से मोहब्बत है ये सिर्फ 14 अगस्त तक मेरे ख्याल में महदूद नहीं है। हम हर जो है पूरे साल में डिफरेंट ओकेजन्स आते हैं जिसमें हम अपने मुल्क से जो मोहब्बत है वो शो करते हैं। तो ये जो बच्चे हैं, डिफरेंट एक्टिविटीज़ के थ्रू हम इनको साइड बाय साइड मुल्क व कौम से मोहब्बत साइड बाय साइड बताते रहते हैं और इनकी ज़िम्मेदारी भी हम इन्हें बताते हैं कि अभी आप छोटे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी कंट्री के लिए कुछ नहीं कर सकते। आप जो है, अगर आप कहीं देख रहे हैं कि कहीं कूड़ा करकट है तो उसको साइड पे कर दें, कि बनाना का कोई रैपर है तो उसको आप साइड पे कर दें। तो एक दूसरे का आपने ख्याल भी रखना है, क्योंकि जो मुल्क है ये हमारे घर की तरह है और घर है हमारी छत है, तो इसी में ही हम आज़ादी से घूम रहे हैं। और मुझे बड़ी हैरत होती है जो लोग इसी मुल्क में खड़े होकर कहते हैं कि इस मुल्क में कुछ नहीं रखा, हमें जी दूसरे मुल्क में जाना चाहिए। तो ये भी एक आज़ादी है जो इस मुल्क में खड़े होकर वो ये बात कह रहे हैं। तो छोटी एज है, इसी में ही हम इनको जो है वो इंटरेस्ट इनका पैदा कर रहे हैं। बिल्कुल, डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। और जहाँ टीचर्स की बात आ रही है वहीं हम बात करते हैं वालिदैन की कि वो बच्चों को किस तरह से तरबियत दे सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, आपसे जानेंगे आपका पॉइंट ऑफ व्यू। ब्रेक की जाने मुझे इसके लिए बढ़ना है। नाज़रीन, ब्रेक से वापस आते हैं, अपने तीनों मेहमानों से गुफ्तगू को मज़ीद आगे बढ़ाते हैं। वेलकम बैक। सद सवेरा में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुश आमदीद। और आज के सद सवेरा में हम यौम आज़ादी का जश्न मना रहे हैं। अपने मेहमानों के साथ उनसे गुजारिश करेंगे कि वो कोई ना कोई सजेशन हमें दें नौजवानों को गाइड करने के हवाले से, और अपने पैगाम की सूरत में जो है वो हमें बताएं कि वो किस तरह से आज का दिन सेलिब्रेट करना चाहते हैं। मैं पैगाम के लिए तो अल्लामा मोहम्मद इकबाल के एक शेर को रेफर करूँगा। जी जी। खिरद को गुलामी से आज़ाद कर, जवानों को पीरों का उस्ताद कर। इस वक्त बड़ी ज़रूरत इस बात की है कि ये हमारा जो खित्ता अर्जी है जो तारीख की विजडम का गढ़ रहा है, ये खित्ता अर्जी आरियाई मज़ाहब का मंबा रहा है। ये खित्ता अर्जी ख़ास तौर पे हम जहाँ बैठे हैं टेक्सला की सरजमीन पे, और इससे कुछ किलोमीटर, चंद 100 किलोमीटर दूर जहलम की सरजमीन है। ये वो खित्ता है जो सिकंदर आज़म की आलमगीर यलगार का नुक्ता-ए इख्तिताम था। पहली तारीखी शिकस्त उसे इस खित्ता अर्ज़ी में हासिल हुई। तो ये बहुत बड़े एतमाद की सरजमीन है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ इस्लाम की शमा रोशन हुई। अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने खुतबा इलाहाबाद के आखिर में एक बड़ी ही ज़ीरक बात की। उन्होंने कहा कि तारीख से मैंने ये सीखा है कि आड़े वक्तों में मुसलमानों ने इस्लाम की हिफाजत नहीं की, इस्लाम ने उनके इज्तिमाई वजूद की हिफाजत की है। तो हमें अपनी इन चीज़ों, नौजवानों को इन चीज़ों की तरफ मतवज्जो करना है। और मैं बिल्कुल मायूस नहीं हूँ आज के नौजवान से, जो पोटेंशियल उसमें है। मैं चूँकि हमारी पतवार उसके हाथ में। क्या बात है डॉक्टर साहब, बहुत खूबसूरत। डॉक्टर मासूम साहब, आपका क्या पैगाम है? मैं एक थोड़ा सा डिफरेंट पैगाम देना चाहूँगा, क्योंकि मेरी इस पोजीशन के ऊपर बैठकर मुल्क में जो मेरी नज़र है, पूरी कौम के ऊपर जिस तरह से नज़र है,
और आलमी दुनिया के ऊपर जो नज़र है और पाकिस्तान के साथ जो हो रहा है उसको देखते हुए मैं ये कहूँगा, देखो हर कोई आज बात कर रहा है कि हमारा जो ट्रेड बैलेंस है वो डिस्टर्ब्ड है। पाकिस्तान आज 2000 आइटम्स इंपोर्ट करता है, उसके ऊपर उसका बहुत सारा ज़र मुबादला जो है वो खर्च होता है। इस हुकूमत ने पहली बार यानी 73 साल के बाद आज हम पहली बार ये आवाज़ लगा रहे हैं कि हमें इंपोर्ट्स का सब्स्टिट्यूट चाहिए, इस मुल्क के अंदर चाहिए। तो मेरा इस मुल्क के नौजवानों को ये पैगाम है कि सारी नज़रें अब तुम्हारे ऊपर मरकूज हैं। तूने इस मुल्क को अभी ये देना है कि ये 2000 आइटम्स इंपोर्ट करने की बजाय आपने इस मुल्क के अंदर उनको डेवलप करना है। ये मुल्क इंपोर्ट करने की बजाय एक्सपोर्ट करने के काबिल जब हो जाएगा तो इंशाल्लाह फिर ये नहीं रहेगी कि आज हम ये गरीब मुल्क है और ये यानी पसमानदा मुल्क है या ये जो है ये तरक्की याफ्ता ममालिक की सफ़ में शामिल हो जाएगा। तो इन नौजवानों ने ये अहद करना है आज के दिन कि हमने पाकिस्तान को तरक्की याफ्ता ममालिक की सफ़ में शामिल कराने के लिए ये मेहनत करनी है। यकीनन ये मेहनत करनी है। डॉक्टर किबला याद साहब, आपका पैगाम? जी, मेरा पैगाम तो ये है कि इस वक्त दुनिया में जो मुख्तलिफ सिलसिले चल रहे हैं उसमें बुनियादी चीज़ जिसका इदराक करना चाहिए वो ये है कि आज की दुनिया में हमेशा से ऐसा होता रहा है, लेकिन आज की दुनिया में वही कौम बैनुल अक़वामी बिरादरी में बाइज़्ज़त और मोहतरम होती है कि जिसकी मईशत मजबूत हो। वाह, क्या बात। और मईशत के लिए दाखिली अमन की ज़रूरत है, यकीनन हम आहंग माशरे की ज़रूरत है। बिल्कुल। इस वक्त हम जो दाखिल हो रहे हैं वो एक बाद-80 पैक पाकिस्तान के अंदर दाखिल हो रहे हैं। हमारी नस्ल का वक्त गुजर गया है, नई नस्ल की तरफ हम देख रहे हैं। नई नस्ल जो है ये बाद-80 पैक की नस्ल है। सही। तो हमें एक दाखिली अमन के लिए, हम आहंग पाकिस्तान के लिए पैगाम देना चाहिए हमारी नई नस्ल को कि जब दाखिली अमन होगा तो सी पैक का पाकिस्तान जो है वो एक बहुत मजबूत पाकिस्तान होगा, एक बहुत ताकतवर पाकिस्तान होगा इंशाल्लाह, और एक बहुत ही कौमों की बिरादरी में मोहतरम। वाह, खूबसूरत पैगाम। अपने तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। और अपने तमाम मेहमानों से हम ये भी गुजारिश करेंगे, खूबसूरत सा केक आपके सामने मौजूद है, प्लीज़ इसको काटिए आप सब मिलकर। मेहरबानी। इसको सफेद हिस्से से काटते हैं ताकि डिस्टर्बेंस ना हो। बिस्मिल्लाह। अल्लाह पाक पाकिस्तान को सदा आबाद और शाद रखे, यही दुआ है। और इसी दुआ के साथ जो है हमें एक परफॉर्मेंस की जानिब भी बढ़ना है, क्योंकि ब्रेक लेनी है। ब्रेक पे जाने से कबल एक परफॉर्मेंस शामिल करेंगे। हमारे साथ छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे मौजूद होंगे और ये बच्चे एक और परफॉर्मेंस पेश करेंगे। तो ब्रेक के बाद हाजिर होंगे और उसके बाद जो है कुछ और मेहमान भी हमारे साथ स्टूडियोज़ में होंगे।
वेलकम बैक। सच सवेरा में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। और आज़ादी का जोश, आज़ादी का जज्बा सर चढ़ कर बोल रहा है। हम मना रहे हैं यौम आज़ादी आपके साथ, अपने प्यारों के साथ और अपने मेहमानों के साथ और इस मुल्क के मामारों के साथ, इस मुल्क के मुस्तकबिल अपने प्यारे बच्चों के साथ जिनकी तरबियत हमने करनी है, जिनको हमने गाइड करना है, जिनको हमने जो है वो एक ऐसी गाइडलाइन प्रोवाइड करनी है कि वो इस मुल्क को कौम का नाम रोशन करें और इस मुल्क की तरक्की में अपना किरदार अदा करें। हमारे साथ स्कूल की कुछ बच्चियां मौजूद हैं जो कि मिली नगमे पे परफॉर्मेंस पेश करेंगी। आइए उनकी परफॉर्मेंस देखते हैं। वेरी नाइस। इन छोटी छोटी प्यारी प्यारी बच्चियों ने जो है वतन से मोहब्बत का इजहार किया, ये खूबसूरत परफॉर्मेंस पेश करके एक मरतबा फिर से जो है वो हम अब गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं, नौजवानों के हवाले से बात करते हैं। नौजवानों की तरबियत की जहाँ बात हो रही है, जहाँ उनको गाइड करने की बात हो रही है, वहीं उनके अंदर जज्बा हुब्बुल वतनी इनकलकेट करना, अपने वतन से मोहब्बत सिखाना और उनको ये बताना कि ये वतन किस तरह से हासिल किया गया है, कितनी कुर्बानियों के बाद हमने ये ज़मीन का टुकड़ा हासिल किया जिस पर हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारते हैं। तो डॉक्टर मासूम साहब, आपसे मेरी गुजारिश कि ये जो जज्बा हुब्बुल वतनी, जो कि जिसे हम जज्बा ईमानी भी कहते हैं, इसको इनकलकेट किस तरह से किया जा सकता है? देखें, जैसे हम कहते हैं कि जो बच्चे की पहली दरसगाह जो है वो माँ की गोद है, उसका घर है। घर से हमने उस बच्चे के अंदर इस मुल्क के लिए मोहब्बत पैदा करनी है। उस मुल्क की मोहब्बत पैदा करने का एक तरीक़ाकार ये भी है कि आप उसके साथ जो तारीख़ के वो हैं उन तमाम लम्हात को उनके साथ शेयर करें कि ये मुल्क हमें मिला कैसे, हमारे जो बड़े थे वो कैसे थे, वो किस किरदार के मालिक थे, और उनके कैरेक्टर के हवाले से उनको किस्से उनके सुनाएं ताकि वो जो है वो उनसे उनका मोरल जो है वो बूस्ट अप हो और वो अमली मैदान में जब आएँ तो उस तरह उनको कॉपी करने की कोशिश करें। तालीमी इदारों के अंदर आपने ये चीज़ जो है वो इनकलकेट करना है। यानी जो पाकिस्तान स्टडीज़ का ये मतलब नहीं है कि एक पर्चा है जो आपने सिर्फ पास करना है और वो पासिंग मार्क्स लेके आपने डिग्री हासिल करनी है। नहीं, इस अंदाज से उसको ये पढ़ाएं कि उसके अंदर हुब्बुल वतनी जो है वो जागे। मैं आपको बताऊं, यानी ये थोड़ा सा वक्त मेरे पास है जी, तो मैं आपके साथ शेयर ये कर लूं कि वो जो कहते हैं ना कि ज़रा नम हो तो ये मट्टी बड़ी ज़रखेज़ है साक़ी, यानी इसमें कोई शक नहीं है। आपने अभी देखा, सारी दुनिया ने देखा, पेंडेमिक आया, पूरी दुनिया में आया, पाकिस्तान में भी आया, एक हलचल सी मच गई। हमारे पास सैनिटाइज़र्स नहीं है, हमारे पास मास्क नहीं है, हमारे पास हॉस्पिटल्स में वेंटिलेटर्स नहीं है। हुकूमत ने एक आवाज़ लगाई, सपोर्ट दी इंस्टीट्यूशंस को
इस मुल्क के नौजवानों ने, इस मुल्क के इंजीनियर्स ने, यानी इतने कम अरसे में इनको वेंटिलेटर्स की 20 मॉडल्स बना कर दिए। न सिर्फ वो ये कि वो इस मुल्क के लिए काफ़ी, बल्कि पाकिस्तान उनकी एक्सपोर्ट के लिए भी कोशिश कर रहा है कि उनको एक्सपोर्ट कर दे। सैनिटाइजर्स इसी उससे आए, यानी ये लाहौर के अंदर मैं एक जगह पे गया, एक छोटा सा वो घर था, एक फ्लैट नुमा था, और उसमें मैंने देखा कि 20 यानी एक बूढ़ी उम्र की ख़वातीन वो लगी हुई हैं और मशीनों के ऊपर ये जो आपके मास्क जो हैं वो उस आला क्वालिटी के मास्क तैयार कर रही थी। तो ये जो मुल्क है, ये इसके अंदर, इसके नौजवानों के अंदर जो जज्बा है, जो स्किल्स हैं, जो मेहनत ये कर सकते हैं, आप इसके किसान को ले लीजिए, आप इसके मजदूर को ले लीजिए, बहुत कुछ इसके अंदर है। इसके अंदर सिर्फ इतना है कि आपने इनको एक ऐसी लीडरशिप प्रोवाइड करनी है जो इनको सिर्फ गाइड कर ले, इनको ट्रैक के ऊपर लगा ले, फिर देखो कि ये कौम कैसे वंडर्स करती है। बहुत खूबसूरत बात डॉक्टर साहब की आपने। डॉक्टर किबला अयाज साहब, जैसे कि अभी हम बात करें नौजवानों को गाइड करने के हवाले से, तो मैं चाहती हूँ कि एक और पर्सपेक्टिव जिसको डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह का वो फरमान कि हम ये ज़मीन का टुकड़ा इसलिए हासिल करना चाहते हैं ताकि हम इस्लामी कवानीन के मुताबिक यहाँ ज़िंदगी बसर कर सकें। तो ये बात, ये जज्बा और इस बात के हवाले से ये प्रैक्टिसेस शामिल करना कितना ज़रूरी है। बीइंग अ टीचर, बीइंग अ उस्ताद, हमारी जिम्मेदारियां हैं कि हम जो है अपने बच्चों के अंदर ये बात भी इनकलकेट करें कि हमने ये वतन हासिल क्यों किया। बिल्कुल, आपने बहुत अहम बात की तरफ इशारा किया कि ज़रूरत क्यों पड़ी। तो ज़रूरत यही थी कि एक तो कानून साजी, आइन साजी, ये इस्लामी अक़दार के साथ हमाहंग हो, और फिर हमारा पूरा माशरा जो है वो इस किस्म का माशरा हो कि जहाँ पे हम जो इस्लामी अक़दार हैं और जो तारीख़ी तौर पे मुसलमानों की कदरें, आदर्श हैं, उनका यहाँ पे रिवाज हो, यहाँ उसी के चौकट के अंदर माहौल की सूरत में एक माशरा कायम हो। चुनांचे इसके लिए जो हमारे पास इब्तिदाई कोशिश हैं उनमें करारदाद मकासिद की बहुत अहमियत है, और करारदाद मकासिद में जो तकरीर हुई उस वक्त के वज़ीर आज़म लियाक़त अली ख़ान, वो एक बहुत अहम दस्तावेज़ है। तो उसमें सिर्फ ये है कि इस्लामी अक़दार जो हैं, इसका ये मतलब नहीं कि ये सिर्फ मुसलमानों तक महदूद, बल्कि उसमें जो हमारी गैर मुस्लिम आबादी है, कि जो पाकिस्तान का वो हिस्सा है कि जो झंडे में सफ़ेद दारी की सूरत में ज़ाहिर किया गया है, उनके भी हुकूक का मुकम्मल एहतराम हो, और उनको जो आज की दुनिया में जो मुसल्लमा बादस कौमी रियासतों की जो सूरत हाल है उसमें बराबर के शहरी तस्वर किया जाए, और उनका जो पोटेंशल है और उनके अंदर जो सलाहियत है वो मिलकर पाकिस्तान की तरक्की के लिए उनको इस्तेमाल किया जाए, और फिर इलाकाई अमन में पाकिस्तान का किरदार जो हो बहुत मरकज़ी हो, बहुत सेंट्रल हो। चुनांचे ये वो तमाम अहदाफ थे कि जिनका तायुन हमारे उन अजीम बुज़ुर्गों ने किया था कि जो पाकिस्तान की तहरीक का हरावल दस्ता थे। लेकिन इससे आगे जो जिस चीज़ की मेरे नज़दीक अहमियत है वो ये है कि कौमों के और बिलखुसूस नौजवानों के लिए बड़ी अहमियत जो है वो तारीख़ियत की। तारीख़ियत पे हमारा ज़ोर ये होना चाहिए कि हमारी तारीख़ जो है वो सिर्फ 40 से और 42, 43, 47 से शुरू नहीं, बल्कि ये हमारा ख़ित्ता जो है ये एक बहुत कदीम तारीख़ का गहवारा है। हमारे पास मोहनजोदारो है, हमारे पास हड़प्पा है, हमारे पास बलूचिस्तान की तारीख़ क़ब्ल मसीह है, खैबर पख्तूनख्वा की, पंजाब की। तो इस पूरी तारीख़ियत से, ताकि उनको ये पता हो कि हम जिस इलाके के अंदर इस वक्त पाकिस्तान है, इस पाकिस्तान की तारीख़ पे एक बहुत बड़ी तहजीब है, एक बहुत बड़ी तारीख़ियत है, तब कहीं जाके उनके अंदर एक एहसास तफ़ाखुर होगा और वो कौमों की बिरादरी में सर उठाकर जीने की पोजीशन, बिल्कुल जीने की पोजीशन में आएंगे। तो डॉक्टर कामरान साहब, जैसे कि अभी हम किबला अयाज साहब से बात कर रहे हैं, उन्होंने बड़ी खूबसूरत जो है वो सजेशन दिए। इस सजेशन पे आपका पॉइंट ऑफ व्यू हम ज़रूर जानेंगे। एक ब्रेक की जाने में बढ़ना है नाज़रीन, ब्रेक से वापस आते हैं, कंटिन्यू करते हैं।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा और मैं हूँ हुमा अरसलान। नाज़रीन, आप सबको जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क को यूं ही शाद रखे, यूं ही आबाद रखे और हम अपने माशरे की, अपने मुल्क की तरक्की में, इस माशरे की खुशहाली में और सलामती में यूं ही किरदार अदा करते रहें। आज का प्रोग्राम 14 अगस्त के हवाले से होगा, जिसमें हम तारीख़ के झरोकों के हवाले से बात करेंगे। 14 अगस्त 1947 को हमें हमारा ये प्यारा वतन पाकिस्तान मिला, जिसमें हम आज़ादी के साथ अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, इसकी तरक्की के लिए किरदार अदा कर रहे हैं और यूं ही हमने किरदार अदा करना है। आज के प्रोग्राम में हम जो है वो बात करेंगे आज के दिन के हवाले से। आज का दिन तजदीद अहद का दिन है, यौम वफ़ा है और ये दिन हमसे क्या डिमांड करता है, इस दिन की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, आज उस पर बात होगी। नौजवानों के हवाले से बात होगी, अपने मुल्क के बुज़ुर्गों की कुर्बानियों को याद करेंगे कि किस तरह हमारे बुज़ुर्गों ने कुर्बानियाँ दे के हमें ये प्यारा वतन दिया ताकि हम इसमें शाद आबाद रह सकें और हम इसकी सलामती के लिए, इसके अमन व इस्तेहकाम के लिए अपना किरदार अदा कर सकें। आज़ादी एक नेमत है और पाकिस्तान का हसूल किसी नेमत से कम नहीं। इस नेमत को हम किस तरह से एंजॉय कर सकते हैं, सेलिब्रेट कर सकते हैं, इस पर हम बात करेंगे और सबसे ज़्यादा इस नेमत का शुक्र अदा कैसे किया जा सकता है कि अल्लाह ताला ने हमें ये प्यारा वतन दिया जिसमें हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जिसको हम ओन कर सकते हैं, जिसको हम कह सकते हैं कि ये हमारी शान है, ये हमारी आन है और यही हमारी पहचान है। पाकिस्तानी होने की हैसियत से हमें किस तरह से अपना किरदार अदा करना है, इस पर हम बात करेंगे और पाकिस्तानी बन के हमने किस तरह से अपने माशरे की बका के लिए, अपने मुल्क की तरक्की के लिए किरदार अदा करना है। चाहे हम नौजवान हैं, चाहे हमारा ताल्लुक़ किसी भी प्रोफेशन से है, हम डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, लॉयर हैं, ताजिर हैं, हम एक उस्ताद की हैसियत से अगर इस माशरे का अहम सतून है तो फिर हमने किस तरह से अपने नौजवानों को, अपने बच्चों को तरबियत देनी है, उनको गाइडलाइन प्रोवाइड करनी है। हम वालिदैन हैं तो हमने अपने बच्चों की तरबियत में वो कौन कौन से इंस्टिंक्ट्स शामिल करने हैं, वो कौन कौन सी खुसूसियात शामिल करनी है, वो कौन कौन सी क्वालिटीज़ शामिल करनी है कि हमारे बच्चे इस वतन से प्यार करें, हमारे बच्चे इस वतन से दूर जाने की बात ना करें कि आज अगर हम पढ़ लिख जाएंगे, डिग्री होल्डर बन जाएंगे तो हम मुल्क से बाहर किसी और मुल्क में जाके अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे और अर्न करेंगे। उनके अंदर हमने ये जज्बा पैदा करना है जिसे हम जज्बा हुब्बुल वतनी कहते हैं कि हमने अपने प्यारे वतन पाकिस्तान में रह के पाकिस्तानी होने की हैसियत से इसको परवान चढ़ाना है, इसकी तरक्की में अपना किरदार अदा करना है और यहीं अपने लोगों के अंदर प्यार मोहब्बत उजागर करना है। ना सिर्फ प्यार मोहब्बत बल्कि अपने प्यारों की, अपने लोगों की फ़लाह और बहबूद के लिए भी काम करना है। तो जी आज हम जो है वो आज़ादी के हवाले से बात करेंगे, आज़ादी कितनी बड़ी नेमत है उसके हवाले से बात करेंगे और हम किस तरह से पाकिस्तान की तरक्की में अपना किरदार अदा कर सकते हैं, इस पर भी ज़रूर गुफ्तगू होगी। हमेशा की तरह कुछ मेहमान भी हमारे साथ मौजूद हैं जिनका तारुफ़ कराएंगे और उनसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे, लेकिन जी उससे पहले हम मौसम के हवाले से बात करेंगे और देखेंगे कि आज का वेदर हमें क्या इंडिकेट कर रहा है। स्टार्ट लेंगे इस्लामाबाद के वेदर से। मैक्सिमम टेम्परेचर 30, मिनिमम 23 डिग्री सेंटीग्रेड। लाहौर की बात करेंगे, मैक्सिमम टेम्परेचर 34, मिनिमम 26 डिग्री सेंटीग्रेड। जी रुख करेंगे कराची का, मैक्सिमम टेम्परेचर 32, मिनिमम 28 डिग्री सेंटीग्रेड। बात हो जाए पेशावर की, मैक्सिमम टेम्परेचर 34, मिनिमम 24 डिग्री सेंटीग्रेड। कोयटा का अहवाल आपको बताएं, मैक्सिमम टेम्परेचर 32, मिनिमम 20 डिग्री सेंटीग्रेड। जी गिलगित बल्तिस्तान, मैक्सिमम टेम्परेचर 25, मिनिमम 15 डिग्री सेंटीग्रेड। लास्ट में बात करेंगे मुजफ्फराबाद की, मैक्सिमम टेम्परेचर 34, मिनिमम 27 डिग्री सेंटीग्रेड आज रिकॉर्ड किया गया है।
जी, मौसम की सूरत हाल आपने जानी और हम आज़ादी का जश्न मना रहे हैं। ये आज़ादी का जश्न मनाना किस तरह और कितना ज़रूरी है, इस पर गुफ्तगू करने के लिए जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, जल्दी से उनका तारुफ कराती हूँ और उनसे बातचीत का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हमें ज्वाइन कर रहे हैं माहिर तालीम है, हमारे मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में आते रहते हैं, प्रोफेसर डॉक्टर शाहिद इकबाल कामरान साहब। आपको खुशामदीद कहते हैं, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आने का। आपको आज का दिन बहुत मुबारक हो। आज के दूसरे जो मेहमान हैं प्रोफेसर डॉक्टर मासूम यासीन साहब, डायरेक्टर हैं इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी के। आपको भी खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आने का। आज के तीसरे मेहमान का तारुफ कराते हैं, जो कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं, चेयरमैन इस्लामी नज़रियाती कौंसिल हैं। हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर किबला अयाज साहब। आपको भी खुशामदीद कहते हैं और आप सबको आज के दिन की मुबारकबाद पेश करते हैं। डॉक्टर साहब, आपसे आगाज़ करना चाहूँगी गुफ्तगू का, क्या कहना चाहेंगे आज का दिन कितनी अहमियत का हामिल है हर पाकिस्तानी के लिए? आज यौम तजदीद अहद है। बहुत शुक्रिया। देखिए, आज के दिन की सबसे जो बड़ी खूबी और खसूसियत है वो ये है कि पाकिस्तान से मोहब्बत, हुब्बे वतन तो सारा साल हमारे दिल में मौजूदन रहती है और उसका हम इजहार करते रहते हैं। आज के दिन की ख़ास बात यह है कि ये इजहार मोहब्बत का दिन है। हमें अपने इस ख्याल, अपने इस तासुर, अपने इस दावे का अमली सबूत और ऐलान आज करना ज़्यादा लाउड तरीके से, उसकी दो वजह हैं। हमें अपनी मोहब्बत का अगर यकीन है तो उसका इजहार ना भी हो तो काम चलता है, लेकिन हमें अपने इस तासुर को, अपनी इस मोहब्बत को जो वतन से है, और वतन एक इज्तमाई चीज़ है, इस वतन से मोहब्बत का इजहार व इबलाग ज़्यादा नुमायां तरीके से इसलिए करना ज़रूरी है कि हमारी नौजवान नस्ल भी इसमें शरीक हो सके। हमें अपनी मोहब्बतों को, हमें अपने तासुरात को, हमें अपनी तालीम, तरबियत, रीज रिवाज, अपने पस मंज़र को अपनी नई नस्ल तक पहुँचाना बहुत ज़रूरी है। तो 14 अगस्त को जब हम सेलिब्रेट, मनाने का आगाज़ करते हैं, ज़िक्र करते हैं, तो उसके दो रुख होते हैं। एक तो ये कि हम खुद को याद करवाते हैं अपनी इस मोहब्बत का और अपने इस अहद का कि हमें इस दिन को, और चूँकि हम जानते हैं कि ये आज़ादी की नेमत, ये आज़ादी का दिन, ये 14 अगस्त का वाक़या हराम से नहीं मिला, बहुत बड़ी कुर्बानियों से और बहुत बड़े पस मंज़र से मिला है। अच्छा, जो नस्ल इस वक्त नौजवान है और जो पाकिस्तान का 60-65% हिस्सा है, और मैं समझता हूँ कि मेरे मुल्क की सबसे बड़ी खुशकिस्मती, अल्लाह मियाँ का जो सबसे बड़ा करम मेरे ममलकत पे है, वो ये है कि हमारी अक्सरियत आबादी की नौजवानों पे मुश्तमिल है। इसका एक मतलब ये भी है कि आने वाले 50 सालों में दुनिया में हमारा किरदार आज से बहुत ज़्यादा नुमायाँ होगा, दुनिया में हमारा हिस्सा बहुत ज़्यादा होगा। तो इस नौजवान नस्ल को इस पाकिस्तान की असल हकीकत, इसकी असलियत और इसकी जिम्मेदारियाँ, एक कौम की हैसियत से, एक ममलकत की हैसियत से, हमें एक फलाही रियासत का, एक नेक माशरे का और अपने मज़हब और अपनी रवायात के हवाले से दुनिया को एक अच्छा नमूना देने का, ये सारे वादे मैं आपको बताऊं कि आज के दिन हमें याद भी करने हैं और अपनी नौजवान नस्ल को याद करवाने हैं। बहुत खूबसूरत इसलिए इसकी अहमियत ज़्यादा है। बिल्कुल, नौजवान नस्ल को जब याद कराने की बात आती है, उनको गाइड करने की बात आती है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि ऐसी शख्सियात हमारे साथ होती हैं जो कि हकीकी मायनों में गाइडलाइन प्रोवाइड करते हैं। या मेंटोरशिप की जब हम बात करते हैं तो हमारे मेंटोर्स हमारे साथ मौजूद होते हैं और वो हमें बताते हैं कि हम आज का दिन हो या कोई भी ऐसा दिन जिसकी अहमियत बहुत ज़्यादा होती है हमारी नज़र में, बिलखुसूस अगर उसको पाकिस्तान से जोड़ा जाए, उसको जज्बा हुब्बुल वतनी के साथ जोड़ा जाए, जज्बा ईमानी के साथ जोड़ा जाए, तो उसके लिए प्रॉपर गाइडलाइन प्रोवाइड करना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, आप क्या ऐड करेंगे इसमें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तो सबसे पहले पूरी कौम को मुबारकबाद देना चाहता हूँ इस दिन के हवाले से, और मैं ये ज़रूर कहूँगा कि अल्लाह पाक की इतनी बड़ी नेमत जो इस मुल्क की शक्ल में इस कौम को मिली है, उसके ऊपर हम अल्लाह पाक का जितना भी शुक्र अदा करें वो कम है। यकीनन ये दिन जहाँ पे हमें अपनी ये यानी खुशी मनाने का दिन है, वहाँ हमने एक तराजू भी सामने रखना है और उस तराजू के दोनों पलड़ों में
एक तरफ तो जो अब तक हमने अचीव किया उसको भी याद करना है, उसके ऊपर खुश होना है, उसको मज़ीद स्ट्रेंथन करना है। बिल्कुल। दूसरी तरफ एक खुद एहतसाबी का भी दिन है। हम में से हर एक ने अपना अपना एहतसाब खुद करना है कि इन 74 सालों में जिस दौर में जो मौका मिला उसके ऊपर उसने इस कौम को क्या दिया, क्या देना चाहिए था, जो देना चाहिए था क्या वो दे सके, और अगर ना दे सके तो उसकी क्या वजूहात थी, और उसके लिए हमने मिन हैसुल कौम क्या कोशिश करनी है। क्योंकि दुनिया जिस तेज़ी से आगे बढ़ रही है हमें पीछे देखने का मौका नहीं मिलेगा। हम इस दौड़ में शामिल हैं, आप चाहे ये खुशी से हो या नाखुशी से हो, इस दौड़ का आप हिस्सा हैं, इस दौड़ में आप शामिल हैं, तो इस दौड़ में आगे निकलना है। जैसे डॉक्टर साहब ने अभी बात की, ये वो खुशकिस्मत कौम है पाकिस्तानी कौम जिसके पास 56 मिलियन यूथ है। सिर्फ यूथ 56 मिलियन है इस कौम के पास। लोगों की आबादी कुछ मिलियन होती है, हमारे पास 56 मिलियन यूथ यानी पूरे का पूरा एक यानी दुनिया का एक इतना बड़ा हिस्सा जो है वो हमारी यूथ के ऊपर मुश्तमिल है। तो आज अगर हम अपने इदारों के अंदर इस यूथ को सिर्फ ट्रैक के ऊपर लगा दें, लोग तो कहते हैं कि एग्रीकल्चर जो है वो किसी कौम का सरमाया होती है, यानी फ़ौजी साजो सामान जो है अगर आपके पास है तो वो यानी आपकी स्ट्रेंथ होती है। मैं ये कहूँगा ज़रूर यानी हमें ज़राअत की भी ज़रूरत है इस मुल्क को, यानी वो जो फूड सिक्योरिटी और वो है वो देने की ये जहाँ पे ज़रूरत है, जहाँ पे हमने अपने सरहदों की हिफाजत अपने फ़ौज से करानी है, वहाँ सबसे बड़ा जो ट्रेजर आज आपके पास मौजूद है वो इन नौजवानों की सूरत में है। इन नौजवानों के ऊपर काम करना है। ये वो नौजवान हैं, अगर आज ये ट्रैक के ऊपर लग जाएं, आप इनके साथ अपने इदारों के अंदर मेहनत करें, ये पाकिस्तान को नॉलेज इकोनॉमी ईरा में लेके जाएंगे। जब एक कौम नॉलेज इकोनॉमी ईरा में चली जाती है, जब वो इकोनॉमिकली स्ट्रेंथेंड होती है, जब उसमें इकोनॉमिक स्ट्रेंथ आ जाती है तो उसमें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी आएगी, वो कौम आगे भी बढ़ेगी, दूसरे भी उसको उस नज़र से देखेंगे। बिल्कुल डॉक्टर साहब, बहुत खूबसूरत बात आपने की, और मेरी गुजारिश डॉक्टर किबला अयाज से भी यही है कि वो भी इसी खूबसूरत गुफ्तगू में कुछ ऐड कर दें। बिल्कुल, जिस तरह आपने उन्वान रखा है कि ये तजदीद अहद का दिन है, तो सबसे पहले तो ज़रूरत इस बात की है कि ये जो वाक़ा है, एक बहुत बड़ा वाक़ा जो 14 अगस्त 1947 को मारिज़ वजूद में आया, इससे हम नई नस्ल को आगाह करते रहे। और अल्लाह ताला ने पाकिस्तान की सूरत में हमारे ऊपर जो एक बहुत बड़ी नेमत हमें मिली है, बेशक उस नेमत की कीमत और उस नेमत की अहमियत का उन्हें इदराक कराएं। अब उसके मुख्तलिफ़ तरीके हैं। मसलन पाकिस्तान को अल्हम्दुलिल्लाह ये एक ऐसा मुल्क है, जिस तरह डॉक्टर साहब ने भी इशारा किया कि हमारे पास नौजवानों की जो आबादी है वो तो बाज़ मुल्कों की कुल आबादी से भी ज़्यादा है। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे लोग हैं वो हर लिहाज से, यानी महारत के लिहाज से, हुनर के लिहाज से, विजडम इंटेलेक्ट के लिहाज से, जहन के लिहाज से अल्हम्दुलिल्लाह हम दुनिया में यानी बहुत टॉप पे एक कौम के तौर पर मौजूद है। फिर अल्लाह ताला ने हमें जो फ़ौजी सलाहियत दी है, असाकिर पाकिस्तान, सच्ची बात यह है कि पाकिस्तान की फ़ौज के मुकाबले की फ़ौजें जो हैं वो बहुत कम हैं। आज भी दुनिया में जहाँ कहीं भी मसले पैदा होते हैं, बिलखुसूस मुसलमान दुनिया में, तो वहाँ पे नारे लगते हैं, या असाकिर पाकिस्तान, या असाकिर पाकिस्तान, पाकिस्तानी फ़ौज। अमन के जो दस्ते हैं उनमें जो पाकिस्तानी फ़ौज का किरदार है, आज तक कोई शिकायत पाकिस्तानी फ़ौज के ख़िलाफ़। फिर हमारे जो तालीमी इदारे हैं, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना बाबाए कौम ने जिस तरह फरमाया था कि यहाँ से शुआएँ जो हैं वो वस्ती एशिया की तरफ जाएंगी। वाह, क्या बात। तो अब वो चीज़ें हैं कि जो हमारे स्ट्रेंथ्स हैं, उन स्ट्रेंथ्स को हम मज़ीद
एक क़ुव्वत में बदलने की कोशिश करें जी। और नौजवानों को ये बात याद दिलाएं कि वह अपने मुल्क के साथ और पाकिस्तान के अंदर की जो सलाहियत है, इस वजह से मैं हमेशा ये कहता हूँ, ये तो अब कोरोना की वजह से कुछ मसाइल हैं, जी जी। मेरी हमेशा से ये तजवीज़ है कि 14 अगस्त का जो दिन है, इस दिन कोई छुट्टी नहीं होनी चाहिए, बल्कि इस दिन हमारे तालीमी इदारे खुले हों, स्कूल हमारे खुले हों, कॉलेज खुले हों, यूनिवर्सिटियाँ खुली हों, और इस दिन हम वो पूरी तारीख़ याद दिलाएं अपनी इस नस्ल को, और वो वाक़यात याद दिलाएं कि किन मकासद को सामने रखते हुए हमने ये मुल्क बनाया। अब उन मकासद की तरफ हमारा सफ़र किस हद तक गया है, कितना रास्ता बाकी है कि हम उन मकासद को हासिल करने की कोशिश करें। तो ये मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी नेमत है, यकीनन हमने इस नेमत की कदर करनी, बिल्कुल कदर करनी चाहिए, और कदर करना कि सही जो मायने हैं कि किस तरह से हमने इसकी तरक्की में किरदार अदा करना है। जैसे कि हमारे तीनों मेहमानों ने अपने इब्तिदाइये में बड़ी खूबसूरती के साथ जो है इस बात का इजहार किया कि हमने अपने नौजवानों को गाइड करना है, अपने बच्चों को तरबियत देनी है, और अपने इंस्टीट्यूट्स को जो है वो स्ट्रेंथन करना है, उनके अंदर मजबूती पैदा करनी है, उनको मुस्तहकम करना है। अब किरदार आता है टीचर्स का, किरदार आता है वालिदैन का। तो डॉक्टर साहब, जैसे कि अभी बड़ी खूबसूरत सजेशन आई है हमारे सामने कि डॉक्टर साहब कहते हैं कि तालीमी इदारे हों, इंस्टीट्यूट्स हैं, वहाँ छुट्टी नहीं होनी चाहिए, बल्कि ये दिन डेडिकेट करना चाहिए कि हम बच्चों को तमाम वाक़यात पर मबनी गुफ्तगू करें, उनके साथ डिबेट करें, उनके साथ जो है वो शेयर करें वो सारे कॉन्सेप्ट्स, ताकि उन्हें पता चले कि कितनी कुर्बानियों के बाद ये बताएं। ये बिल्कुल दुरुस्त बात है, लेकिन मैं एक हैरत अंगेज़ बात आपको बताऊं कि इन 73 सालों में हमारे मुल्क में भी बहुत कुछ तब्दील हुआ है, बहुत कुछ मस्बत अंदाज में तब्दील हुआ है, कुछ हमारे से कोताहियाँ भी हुई हैं। ये मैं आपको बताऊं कि मैं जब स्कूल में था, हमारे स्कूलों में इन दिनों में, यौम आज़ादी के दिनों में तकरीबात होती थी, असातिज़ा हमें तकरीरें याद कराते थे, तैयार करते थे। एक रस्म चलती थी बैतबाजी की, जिसमें आज़ादी से मुताल्लिक़ अशआर, तो हमें हमारे तो ये इब्तदाई तालीम व तरबियत का ये जुज़ थे। आजकल नहीं है। जब से हमने एजुकेशन को, और मैं बड़ी माजरत से ये बात करने वाला हूँ कि जब से हमने एजुकेशन को कमर्शलाइज और प्राइवेटाइज किया है, सनत बना दिया है, ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ की टर्म पे हमने तालीमी इदारों को बना दिया, तो उनकी तरजीहात ही, मैं गुजारिश ये करूँगा कि मैं शिकवा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि तालीमी मामलात को कौमी तहवील में या कौमी तसर्रुफ में लेने की नज़रियाती तौर पे सही, आप अमली तौर पे नहीं भी करें, हमें अपनी उस रीत रस्म और रिवाज, मैं अभी जिक्र हुआ, सिर्फ तालीमी इदारों पे मैं नहीं छोड़ता हूँ, सबसे बड़ा तालीमी इदारा तो भाई आपका अपना घर है, जिसका प्रिंसिपल, अमली प्रिंसिपल तो वालदा होती है और अलामती प्रिंसिपल वालिद होता है, चूँकि वो वालदा से भी डरता है। तो उस घर में बच्चों की तालीम व तरबियत देना, बच्चों को वो बताना, मुझे ईमानदारी से बताइए कि अभी जो हमारे नौजवान माँ बाप हैं, जिनके बच्चे स्कूल गोइंग हैं, कितना कंसर्न है उन्हें यौम आज़ादी से, तारीखी शख्सियात से, अल्लामा इकबाल की तस्वीर से, सर सैयद अहमद ख़ान जिन्ना की तस्वीर, फातिमा जिन्ना की तस्वीर से। हमारी दरसी किताबों में ये कंटेंट बड़ा कम हो गया है। मुझे याद है कि बलूचिस्तान की दरसी किताब में, पहली जमात की दरसी किताब में कोई सबक नहीं था, अल्लामा इकबाल की एक तस्वीर थी। मैं कहता हूँ ये इतना बड़ा मैसेज था कि एक नन्हे बच्चे को शुरू में पता है कि इस शक्ल का आदमी, जो बाद में उसे इल्म में आएगा कि ये अल्लामा इकबाल है, इसका मेरी ज़िंदगी से, मेरी इज्तिमाई कौमी ज़िंदगी से कोई ना कोई रिश्ता, कोई ना कोई, तो ये चीज़ लैक करती है। अब बात ये है, रिवाइव कैसे कर सकते हैं सर? कंटिन्यू करेंगे, एक ब्रेक की जाने मुझे बढ़ना है। नाज़रीन, ब्रेक से वापस आते हैं, गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं।